हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, एम आई ऑडिबल टू ऑल? मुस्कुरा कर जरा जवाब दे दे कि मेरी आवाज आ रही है। ऑल राइट शिवानी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अंशारी जी, प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन, सत श्री अकाल। केम छो? मजामा? मने तो मजामा, तमे केम छो? आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग द वेरी गुड। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो यस यस, आई एम वेरी फाइन, आई एम वेरी फाइन प्रीति जी। मैं शायद नाम ऊपर नीचे बोल देता हूँ तो प्लीज़ कंसीडर कर लिया करो, क्योंकि मैं ज़्यादा नाम पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, हालांकि
ओके कल हमने देख लिया था अलाउद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी इज टेकिंग द पावर्स फ्रॉम द जलाउद्दीन खिलजी वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है, और किस तरीके से सत्ता हासिल की जाती है इनके द्वारा ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। और राइट, अब एक चीज हमें समझना है, क्या क्या समझना है कि इनका है मार्केट कंट्रोल सिस्टम। राजवीर जी, आई एम वेरी गुड, आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग गुड। आप भी बहुत अच्छे होंगे। कल हमने सैन्य अभियान को देख लिया है, मैं बहुत अच्छा हूँ और आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि मिलिट्री कैंपेन्स हमने देखी थी और मार्केट कंट्रोल सिस्टम। ओके, थैंक यू राजवीर जी, आई होप आपको मजा आया होगा। राजवीर, इस थोड़ा सा समय लगा है बट यस, इंतजार का फल मीठा होता है, इसलिए मैंने कहा था ना पॉलिटिशियंस। चलो ठीक है। यस्टरडे वी हैव सीन्स, मैंने कल आपको ये बता दिया था कि किस तरीके से हमें देखना है, बड़ी सेना रखनी है। बड़ी सेना रखने का उद्देश्य क्या था? मंगोल इन्वेजन्स, हमें मंगोल आक्रमण से बचना है। और मंगोल आक्रमण से बचने के लिए हमें बड़ी सेना चाहिए होगी। थैंक यू राजवीर जी। और हम देखते हैं कि हमारी सेना जो है हम उसको सैलरी देंगे। सैलरी क्यों देंगे? क्योंकि हमें क्या करना है, उसे एक फिक्स सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। फिक्स सैलरी को हमने देखा था कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके समझ रहे हैं। दैट मीन्स, ठीक है, यदि हमने कम दी तो खर्चा नहीं चलेगा, सीधा 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 फंडा है। यदि हम देखेंगे कि ज्यादा दिया तो आपका, ज्यादा दिया तो हम देखेंगे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। दिस इज द बेसिक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का बेसिक्स यहाँ पर लग रहा है। और इकोनॉमिक्स के बेसिक्स के बेस पर हम ये बात कर रहे हैं कि वेतन यदि ऊपर नीचे हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? दैट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि हमें सैलरी तो देनी होगी, लेकिन सैलरी को हम थोड़ा सा कम रखते हैं, लेकिन जो वैल्यूज, जो हम गुड्स हैं, सॉरी, जो उनको हम एक रीजनेबल प्राइस में दे देते हैं। जैसे मान के चलिए पानी का बॉटल है, यदि पानी का बॉटल आप देखेंगे 100 रुपए, तो बोलेंगे नहीं यार ये तो बहुत महंगा है। यदि इस पानी की बोतल को मैं रीजनेबल प्राइस में कर देता हूं, तो यहां पर हम देखेंगे वी विल गेट दैट मींस रीजनेबल प्राइस, हम थोड़ा सा उसकी वैल्यूज को फिक्स कर देंगे। तो ये वाली व्यवस्था करने के लिए मार्केट कंट्रोल सिस्टम लेकर आते हैं। तो ये ऑल दीज थिंग्स, ये किसके लिए? ये सिर्फ केवल कारण है मंगोल इन्वेजन से बचने के लिए। सबसे ज्यादा आक्रमण होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय पर, एंड ही इज ट्राई टू मैनेज द रिक्वायरमेंट्स बाय द मार्केट कंट्रोल सिस्टम। अब ये मार्केट कंट्रोल सिस्टम को चलाने के लिए व्हाट काइंड ऑफ द प्रोसेस वी नीड, हमें क्या करना होगा? एक डिपार्टमेंट बनाना होगा, हमें एक डिपार्टमेंट बनाना होगा। एंड मार्केट कंट्रोल सिस्टम इज रन बाय द न्यू डिपार्टमेंट्स, एंड दिस न्यू डिपार्टमेंट इज नथिंग बट दैट इज दीवान रियासत, करेक्ट है? तो ये एक न्यू डिपार्टमेंट होगा जो क्या करेगा, ये इनकी इंप्लीमेंटेशंस को फुलफिल करने वाला। अब ये दीवान रियासत को कैसे समझते हैं? दीवान रियासत क्या है, किस तरीके से व्यवस्था देखेगा करना है, वो हमें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दीवान रियासत दैट मींस एक डिपार्टमेंट होगा जो इनकी महत्वाकांक्षा, जो इनकी डिमांड्स हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करेगा। और दीवान रियासत में क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे उसमें कुछ ऑफिसर्स होंगे, ऑफिसर्स अधिकारी होंगे। इन्होंने दीवान रियासत एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया। उद्देश्य है मार्केट कंट्रोल सिस्टम को इंप्लीमेंट करना, और इंप्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए अधिकारी। अधिकारी का नाम होगा शाहना ए मंडी। शाहना ए मंडी इज नथिंग बट दैट मीन्स इज ए काइंड ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द मंडी। मंडी मतलब आप बाजार कह लीजिए, बाजार का एक अधिकारी होगा, और उसकी अनुमति के बाद ही जो है आप अपने गुड्स को वहां बेच सकते हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ और ऑफिसर्स यहां बनाए जाएंगे, सराय अदल। तो ये क्या कर रहे हैं? दे आर द ऑब्जर्वर, वी कैन सी दैट। तो दीवान रियासत में डिपार्टमेंट बनाया गया, अधिकारी रखे गए, एंड ऑफिसर्स आर ट्राई टू मैनेज द मार्केट। ठीक है, मार्केट को क्या करेंगे? मैनेज करेंगे, ये इनका काम होगा। ठीक है साहब। इसके अलावा हम देखेंगे कि मार्केट में आपने क्या किया है कि परमिट दे दिया है। मान के चलिए कि आपने अपनी सब्जी बेच सकते हैं, आप अपनी लौकी बेच सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, आप अपनी लौकी बेच सकते हैं, शाहना मंडी से आपने परमिशन ली, आप लौकी को 10 रुपया में बेच रहे हैं, ऐसा हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं, करेक्ट है? लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि मार्केट में बेचने के लिए आपको सर्विलेंस जरूरी है, आपको निगरानी करनी होगी। उस जमाने में सीसीटीवी तो हुआ नहीं करते थे, तो ये सीसीटीवी का काम कौन करते हैं? ये जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, इसके जासूस जो उस बाजार में घूम रहे हैं। वो क्या करेंगे? देखेंगे कि आप लौकी को जो है वो गड़बड़ या गलत तरीके से तो नहीं बेच रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने बनाए वरीद। वरीद मतलब क्या है? दैट मीन्स कह सकते हैं जासूस। और ये जासूस जो है वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग करते हैं, किसको? सुल्तान को। सुल्तान को शाम के समय जो है रिपोर्टिंग की जाती है कि सुल्तान साहब इसने जो है लौकी जो है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ किया है, 100 ग्राम इसने लौकी कम
बेचा है, ठीक है, ओके, ठीक है, काम करो, उस व्यक्ति को पकड़ के लेके आओ जिसने लौकी बेचा था, और उसके शरीर का 100 ग्राम मीट निकाल लीजिए, शरीर के हिस्से का कोई भी 100 ग्राम हिस्सा निकाल लीजिए, और ये फिर गड़बड़ नहीं करेगा। तो वी कैन से दैट कि दिस काइंड ऑफ द थिंग्स दैट इज ऑब्जर्व ऑल्सो बाय द वरीद। वरीद जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, जासूस है, वो सीसीटीवी की तरह काम कर रहा है, सर्विलेंस की तरह काम कर रहा है, और डायरेक्ट रिपोर्टिंग देता है, और इस तरीके से सुल्तान को रिपोर्ट करते हैं, और रिपोर्ट जो है उसमें हम देखते हैं कि पाया गया कि गड़बड़ को घोटाला पाया गया। ओके, निगरानी हो गई। इसके अलावा इन्होंने क्या है, मार्केट में अधिकारी नियुक्त किए, जासूस नियुक्त किए, मार्केट को सेपरेट भी कर दिया। सेपरेट इसलिए किया क्योंकि क्या होता है कि व्यवस्था होती है, जैसे आज की डेट में हम देखेंगे, मुझे जैसे आपको बुक्स लेना है तो आप कहाँ जाएंगे, मुखर्जी नगर जाएंगे या करोल बाग जाएंगे, है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। या आपको कपड़े लेने तो आप सरोजनी नगर के मार्केट में जाएंगे। मैंने एक दिल्ली का उदाहरण लिया है। तो वी कैन से दैट कि वी हैव डिवाइडेड द मार्केट्स इन द सेपरेट वेज, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो जनरली, और ये जैसे आज की डेट में कंसेप्ट होता है ना, मॉल का कंसेप्ट, मॉल में आपको सारी चीजें मिल जाती, तो ये उसका जस्ट अपोजिट होता है। क्योंकि सेपरेट मार्केट होता है, तो हम मार्केट सेपरेट होगा तो उसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। और कपड़े का मार्केट अलग करा, स्लेब का मार्केट अलग किया, पशुओं का मार्केट अलग किया, इस तरीके से उनके मार्केट अलग अलग करने में मैनेज हो जाते हैं। ऑलराइट, समझ में आए? तो दीज आर द रिफॉर्म्स, ठीक है। इन रिफॉर्म्स की वजह से अलाउद्दीन खिलजी को याद किया जाए, ये हैं इनके कंट्रीब्यूशंस। और क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो क्या बोलते हैं कि इसके अलावा हम देखेंगे जो ब्लैक मार्केटिंग है उसको बचने के लिए, जैसे अब देखिए क्या हो रहा है कि दुकानदार को टैक्स भी देना होगा, और दुकानदार जो है वो क्या कर सकता है। अब देखो होता ये है कि यदि बाजार में जो गुड्स हैं वो सस्ते मिलेंगे, चीप मिलेंगे, तो चीप मिलेंगे तो क्या होगा, लोग क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि उसको स्टोर कर लें, मतलब कह सकते हैं उसको एकत्रित कर लें, और एकत्रित करने की वजह से हो सकता है कि शायद ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाए, जिसे हम काला बाजारी कह सकते हैं। तो काला बाजारी का मतलब ये है कि सस्ते गुड्स यदि मिल रहे हैं, क्या होता है, कई बार क्या होता है कि मार्केट में सेल आई और सेल आई है, तो अपन क्या करते हैं, बहुत सारे भर के रख लेते हैं, है ना, और पूरा पूरा मार्केट में अपन ने भर के रख लिया। अब अपने घर में भर के रख लिया, तो वो गुड्स की जो है डिमांड, क्या वो सब सप्लाई जो है वो बाधित हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है, वी कैन सी दैट। तो इस ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए इसने क्या किया कि जो लोग जो है वो टैक्स देंगे, मतलब कहीं ना कहीं हम देखेंगे टैक्स को दोनों तरीके से दिया जाएगा। टैक्स दोनों तरीके से दिया जाएगा, 50% कैश में होगा, 50% ग्रेन के फॉर्म में होगा, मतलब अनाज के रूप में होगा, ठीक है। ये अनाज हो जाएगा, ग्रेन के फॉर्म में हो जाएगा, मतलब आपको दोनों तरीके के टैक्स देने हैं। मतलब कैश में भी देना होगा, आप अनाज को अपने पास रख भी नहीं सकते। यदि मान के चलिए, लेट सपोज मान के चलिए राइस है, और राइस को आपने सब्सिडाइज दिया, सब्सिडाइज का मतलब चीप रेट में दिया। आसान भाषा में कहें कि यदि सस्ता चावल जो है होगा, तो लोग क्या करेंगे, उसे अपने घर में स्टोर करके रख लेंगे, और स्टोर करके रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाएगी। और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए उसने टैक्स की जो दरें हैं उनको दोनों तरीके से रखा ना, आप ज्यादा देर तक रख सकते हैं। इसके अलावा लिमिट भी उसने फिक्स कर दी। लिमिट फिक्स करने का मतलब यह है कि आप ज्यादा वस्तु नहीं रख सकते, मतलब ज्यादा जो है अपने इस पर दुकान पर नहीं रख सकते। आपको कैश में भी देना होगा टैक्स, और अनाज के फॉर्म में भी देना होगा। इस तरीके से इनकी ये व्यवस्था है, दीवान रियासत के अंतर्गत चलती है, जो आपका कमर्शियल डिपार्टमेंट होता है, वी कैन से दैट वाणिज्य से संबंधित डिपार्टमेंट होता है। तो अधिकारी, निगरानी, सेपरेट मार्केट, गुड्स जो है चीप है, तो टैक्स का जो लेने का तरीका है वो हमने देखा। तो देख रहे हैं आप कितना मार्केट कंट्रोल सिस्टम इज वेरी वेल मैनेज। और किसी ने यदि कुछ गड़बड़ किया तो पनिशमेंट भी बहुत ज्यादा कठिन है। पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट आप देखेंगे 100 ग्राम मांस निकाल लो भाई इसके शरीर का, ठीक है। अरे साहब हमने तो क्या है कि बस 100 ग्राम ही निकाला था, 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम, दैट इज द फिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से पनिशमेंट भी बहुत खास है, और जब पनिशमेंट होंगे तो शायद सुल्तान की बात को लोग मानेंगे। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो इस तरीके से हो जाता है। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी ये सारी की सारी व्यवस्था क्यों कर रहा है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर सबसे ज्यादा मंगोल इन्वेजन होते हैं, और ये लगभग 9 बार आपको देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये मैंने कुछ यहाँ रखे हैं। पहला इन्वेजन है कादिर खान के रूप में होता है, ठीक है। कादिर खान आते हैं, सलादी आते हैं, बट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है 1303 का तारगी बेग का आक्रमण, ठीक है। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर मंगोल के इन्वेजन्स हो रहे हैं, मंगोलों के आक्रमण हो रहे हैं, और तारगी बेग जो है वो क्या है, ये दिल्ली में अंदर तक आ जाता है।
और दिल्ली में अंदर तक आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली में अपने किले में शरण लेनी पड़ती है, जो फोर्ट होता है उसके द्वारा बनाया गया, और तारिबी की बेग जो है वो वहां पहुंच जाता है। बाद में ऐसा कहा जाता है कि जो है निजामुद्दीन औलिया का थोड़ा जो इंटरप्शन रहता है, और उसकी वजह से जो है इनको वापस वो मंगोलाइट्स को भगाने में मतलब सफल होते हैं। ओवरऑल तारगी बेग जो है वो आपके दिल्ली तक पहुंच जाता। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिएगा क्योंकि ये खास है, ठीक है। तारगी बेग जो है, और लास्ट वाला आक्रमण जो है लगभग 1307 में होता है इकबाल बांदा के द्वारा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन से दैट दिस तारगी बेग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो तारगी बेग का खौफ है, ऐसा आप समझ लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी क्या कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारे रिफॉर्म्स कर रहा है, और उस रिफॉर्म्स के तहत अब हम देखने वाले हैं मिलिट्री रिफॉर्म्स। देखिए मिलिट्री रिफॉर्म्स हमने देखा, जैसे उसने सैलरी को फिक्स कर दिया, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, और मंगोल आक्रमण को दैट मीन खत्म करने के लिए वो क्या कर रहा है कि एक पॉलिसीज अपना रहा है, एंड दिस पॉलिसीज इज कॉल्ड द ब्लड एंड सोर्ड पॉलिसीज, ठीक है। लोह और तलवार की नीति को अपनाएगा, और इसके लिए क्या करेगा, ही इज गोइंग टू फॉर्म ए परमानेंट आर्मी। अभी तक आर्मी के लोग क्या करते थे? आर्मी के लोग जो हैं वो अनस्टेबल हुआ करते थे, अस्थायी हुआ करते थे, और अस्थायी थे तो क्या होता था, वो लोग दूसरे काम में इन्वॉल्व होते थे, जैसे एग्रीकल्चर, है ना। जैसे कोई पकौड़ा तल रहा है, मान के चलिए कोई सैनिक जो है वो सेना में नहीं काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, पकौड़ा तल रहा है। बोला साहब हमारा पकौड़ा तल रहा है, ठीक है, हमारा जो है पकौड़ा अभी निकलने वाला है, हम यहाँ युद्ध के लिए नहीं जाएंगे, वॉर के लिए नहीं जाएंगे। इसीलिए क्या किया जा रहा है, दैट मीन्स उन्हें परमानेंट आर्मी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और परमानेंट आर्मी को देना होगा आपको सैलरी, और सैलरी कैसी देनी होगी, सैलरी जो है कम रखकर लेकिन गुड्स को उचित दाम पर उपलब्ध कराना, ये है मार्केट कंट्रोल सिस्टम। समझ में आया कि नहीं आया? तो पकौड़े तलते रहिए भैया, ध्यान दीजिएगा, है ना, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा उसने सेना में क्या किया, दिस इज स्टार्ट ऑफ द सिंबल सिस्टम। सिंबल सिस्टम का मतलब है दाग और हुलिया व्यवस्था। देखो क्या है, देखिए दाग और हुलिया का मतलब ये है कि जो सोल्जर्स हैं उनको क्या दिए जाने लगे, उनको घोड़े दिए जाने लगे, हॉर्स दिए जाने लगे। अब हॉर्स दिए जाने लगे, और हॉर्स जो है वो कहाँ के अच्छे होते हैं आपको पता है, अरब के घोड़े जो है बहुत अच्छे होते हैं, करेक्ट है। अरब जो नस्ल के घोड़े होते हैं वो अच्छे होते हैं, और इंडियन नस्ल के जो घोड़े होते हैं वो गधे होते हैं वाकई में, ठीक है। तो ऐसे आप समझ लीजिए, दैट मीन्स ये गधे, डंकी, ठीक है। और होता ये था कि लोग क्या करते थे कि उनको जो घोड़े दिए गए वो अरब नस्ल की, और वो क्या करते थे, रिप्लेस कर देते थे, ऐसा हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली द मेन फितरत ऑफ द इंडियंस, ठीक है। इंडियन लोगों की फितरत को हम ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दाग और हुलिया प्रणाली जो है वो इसलिए शुरू की गई है ताकि जो है वो इन घोड़ों को चेंज ना कर पाए, ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए घोड़ों में ब्रांडिंग की गई, उसमें बनाया गया, इसमें बताया गया। ब्रांड का मतलब आप समझते ही हैं, दैट मीन्स जैसे मान के चलिए कि जैसे क्रिकेट टीम होती है उसका ब्रांड एम्बेसडर होता है, आई थिंक मेरे ख्याल से पेप्सी कुछ है, ठीक है। तो वहाँ हम ठीक शायद बायजूस, हाँ ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। और हुलिया मतलब सैनिकों के लिए, मतलब हम कह सकते हैं कि एक बार फर्स्ट टाइम को जो है वो ड्रेस आपका देखने को मिलेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अभी तक क्या था, पता नहीं चलता था कि सैनिक हुआ करता है भी नहीं हुआ करता है। तो दे आर ट्राई टू मैनेज द सेपरेट आइडेंटिटी फॉर द सोल्जर्स, ठीक है। सैनिकों को वेतन दिया जाएगा, नगद वेतन दिया जाएगा, कैश में दिया जाएगा, हमने ऑलरेडी देख लिया है। और दुर्गों में दैट मींस अपॉइंटमेंट ऑफ द क्वालिफाइड जनरल्स इन द फोर्ट, जो आपके फोर्ट है, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं मंगोल जो आ रहे हैं, और मंगोलों को बचने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको सेफ्टी करनी होगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो है क्वालिफाइड लोगों को यहाँ पर अपॉइंट करेंगे, जैसे बाहुबली है ना। यहाँ पर यदि राहुल गांधी को कर दो तो क्या होगा, आप खुद समझ सकते हैं। और इसमें कुछ कोतवाल, उनको बोला गया कोतवाल, और कोतवाल में आपको कुछ नाम देखने को मिलेंगे जो मेरे सर के पीछे छुप गए हैं, जिनका नाम है गाजी मलिक है, जफर खान है, उलुग खान है। तो ये 2-3 नाम आपको देखने को मिलेंगे। ये गाजी मलिक को याद रखिएगा, ये गाजी मलिक आगे चलकर क्या करने वाला है, ये तुगलक डायनेस्टीज की फाउंडेशन रखने वाला है, ये ही है, पकड़ लो, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इनके द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा ही इज गोइंग टू रिपेयरिंग ऑफ द बॉर्डर्स फोर्ट्स, ठीक है। जो फ्रंटियर फोर्ट्स हैं, या जो आपके कह सकते हैं बॉर्डर में आपके पोर्ट हैं, वो आप उनको ये उनकी रिपेयरिंग करेंगे। तो इस तरीके से इनके द्वारा ये काम किए जा रहे हैं, और इन कामों को हम देखेंगे इनके मिलिट्री रिफॉर्म्स के अंतर्गत। ऑलराइट, समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई, ठीक है।
इसके अलावा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी इनके द्वारा किए जाएंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का उद्देश्य है, सीधी सी बात है, पैसा कलेक्ट करना, मनी, है ना। और मनी का उपयोग हम कहाँ करने वाले हैं? हमारी मिलिट्री के लिए यूज करने वाले हैं, हमारी आर्मी के लिए यूज करने वाले हैं। और आर्मी का उपयोग हम किसके लिए करेंगे? मंगोल इन्वेजन से बचने के लिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें कनेक्टेड हैं और कनेक्शंस किस तरीके से हो रहा है वो हम समझ रहे हैं। इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स का जो सोर्स है या स्रोत है वो आपको देखने को मिलेगा। 2-3 बुक्स हैं, ये मैंने आपको यहां रखी हैं। फर्स्ट है, दैट मींस फर्स्ट बुक नेम इज कॉल्ड द तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, तारीख पे तारीख आ गया फिर से। ठीक है, और ये है जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा लिखी गई बुक, है ना। इसके बाद है आपका फुतूह सलातीन, दैट इज रिटन बाय द इसामी। और अमीर खुसरो की भी एक बुक है जिसका नाम है खजा इनुल फुतू। ठीक है, अमीर खुसरो की बुक्स है। और ये कुछ सोर्स हैं, ये जो है ये यहां याद नहीं रखना है, लेकिन जियाउद्दीन वर्नी का आप याद रख सकते हैं। तो ये जो बुक्स हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। हमें कैसे पता चलेगा इनके रिफॉर्म्स ये हो रहे हैं? तो ये कुछ बुक्स हैं वो हम देखेंगे। उद्देश्य हम ऑलरेडी देख चुके हैं, द पर्पस, द ऑब्जेक्ट, मेंटेनिंग ए बिग आर्मी टू डिफेंड अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन, दैट वाज द रीजन ऑफ द इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स। ये हम जो पढ़ रहे हैं इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, उसका उद्देश्य है आर्थिक सुधार। और आर्थिक सुधार क्या है? वो उसका उद्देश्य मंगोल आक्रमण से बचना। कनेक्शन समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई? ठीक है, कनेक्शंस जोड़िए और उसको आगे समझ लेंगे। इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, या हम उसको दो तरीके से डिवाइड करके देखेंगे। एक तो है आपका लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, एक है आपका मार्केट कंट्रोल सिस्टम। दीज आर द टू रिफॉर्म्स दैट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो मार्केट कंट्रोल सिस्टम हमने थोड़ा अभी समझ लिया है। लैंड रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो लैंड रेवेन्यूज दैट इज रिलेटेड टू द, अब देखो, पैसा जितना टैक्स लिया जाएगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा? ट्रेजरी आपका भर जाएगा। ट्रेजरी मतलब आपका राजकोष। ठीक है, और राजकोष में पैसा आने के लिए आपको क्या करना होगा? टैक्स की दर को बढ़ाना होगा। कितना कर दें भाई? 1/3 से 1/2 कर दें। ठीक है, मेरी मैथ्स कमजोर है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। ठीक है, दैट मींस 1/3 जो होता है वो 33% होता है, 1/2 मतलब 50% होता है। ठीक है, तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि इस तरीके से हम इनके रिफॉर्म्स को देखते हैं। और क्या किया जाएगा? ये नया कर लेके आ जाएंगे। नया कर का नाम है जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ गब्बर वब्बर कुछ नहीं है, यहाँ पर घर ही है। ठीक है, और घर ही का मतलब होता है आवास कर। आप लोगों को आज की डेट में जो आपका संपत्ति कर देते हैं, आप उसको ऐसे यहां मैनेज करके देख सकते हैं। जो हाउस हैं उन हाउस पर एक टैक्स लिया जाएगा, वो घर ही होंगे। नाम से ही क्लियर है, घर मतलब घर। ठीक है, घर ही टैक्स। और घर के आसपास कोई चरता है तो वो क्या होगा? वो चरही होगा। चरही मतलब दैट मीन्स जो आपके जो कैटल्स हैं, दैट मीन्स जो एनिमल्स हैं, वो उन पर लगने वाला कर। ठीक है, तो घास भी यदि किसी ने खा ली है तो उस पर भी टैक्स लगेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये टैक्स लिए जा रहे हैं, किस तरीके से इनके द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा ये खुम्स की दरों में परिवर्तन कर रहे हैं। अब ये खुम्स क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, खुम्स मतलब जो होता है लूट का हिस्सा। आप लोग मान के चलिए, लेट सपोज आपने डिसाइड किया कि आरबीआई को लूटना है। आरबीआई को लूटने के लिए मान के चलिए आपको 10 लोग की आवश्यकता है। 10 लोग आवश्यकता है तो 10 लोगों का हिस्सा डिवाइड होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो जो भी आप लूट रहे हैं उस लूट का हिस्सा होगा। बाकी आरबीआई को लूटने की कोशिश ना करें। ठीक है, मैंने केवल समझाने के लिए उपयोग किया है। तो खुम्स की दरों में परिवर्तन कर दिया। पहले क्या होता था? स्टेट जो है वो 1/5 रखता था, और जो है बाकी मतलब 4/5 होता था। 80-20 आप ऐसे मोटे तौर पर कह सकते हैं। लेकिन ये दरें जो है परिवर्तित करके कितनी कर दी गई? वो जस्ट अपोजिट कर दी गई। और यहां पर हम देखेंगे स्टेट को मिलने लगा 4/5, और जो दूसरा व्यक्ति है उसको देखने को मिलेगा 1/5। ये मेरे सर के पीछे छुप गया है भाई। ठीक है, तो देखो मैं इसको ऐसे बता देता हूं। पहले कितना था स्टेट को? 1/5, ये हो गया है 4/5। ठीक है, और ये पहले 4/5 था तो इसे कितना हो गया? 1/5 हो गया। ये ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दर है उसमें परिवर्तन कर दिया है खुम्स। और खुम्स क्या है? लूट का हिस्सा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे खजाना मिल जाता है, ठीक है, या आप लूट लेते हैं तो वो आपका देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। हाँ, और बूटी भी कह सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। और क्या रिफॉर्म्स कर रहे हैं? और इन्होंने देखो अब ये देखो, ये सुल्तान बहुत ही खतरनाक था। और ये सुल्तान ने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित किया।
अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? दैट टैक्स, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाओ, टैक्स जो है ट्रेजरी को भरेगा, और ट्रेजरी को भरेगा तो क्या आएगा? पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होंगी, और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होंगी तो हमारा एम्पायर भी एक्सपेंड होगा, और एम्पायर के एक्सपेंड के साथ साथ हमें मंगोल आक्रमण के लिए क्या करना है? सेना भी रखनी है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया, जो लोगों को दान दी गई थी भूमि, दैट मीन्स जो खालसा भूमि, खालसा भूमि का मतलब क्या है? दैट इज द लैंड्स रिलेटेड टू द किंग, राजा से संबंधित भूमि या सुल्तान से संबंधित भूमि। तो सुल्तान को, सुल्तान से संबंधित जितनी भी भूमि होगी उस भूमि को क्या किया जाएगा? वापस ले, मतलब सॉरी, देखो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे हमने देखा था सीता भूमि, सीता मतलब क्या था? सीता मौर्य काल की रॉयल लैंड को कहा जाता था। ऑलराइट, ठीक है। अब उसमें क्या होता था, यहां पर हम देखते हैं प्रचलन, और प्रचलन में ये होता था कि लैंड जो है वो कहीं क्या होता है, ग्रांट या डोनेशन के फॉर्म में दिया जाने लगा। ठीक है, ग्रांट या डोनेशन के फॉर्म में दिया जाने लगा, तो लोगों को अब उस भूमि पर टैक्स तो लगता नहीं था, मतलब वो फ्री फ्री भूमि हुआ करती थी, उस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता था। जैसे मान के चलिए आज की डेट में हम देखते हैं कि कोई अवार्ड दे दिया गया, कोई आपका पुरस्कार दे दिया गया, और उस पुरस्कार के तहत किया है, आपको बोला जा रहा है कि आप जाओ यहाँ पर खेती कर लो, और खेती में आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, हालांकि हमारे यहाँ टैक्स नहीं होता है एग्रीकल्चर में। तो ऐसी भूमि को ये लोग वापस लेना शुरू कर दिए, क्योंकि ये इस भूमि पर टैक्स तो मिलता नहीं था, ऊपर से ये लोग जो है मतलब जो रेवेन्यू या ट्रेजरी का नुकसान होता था। तो खालसा भूमि में उस भूमि को शामिल किया गया, या मैक्सिमम उस भूमि में शामिल किया गया जो दान में दी गई है, दान या वक्फ बोर्ड को दी गई भूमि वापस ले ली गई। जैसे आप मान के चलिए, जैसे जो जो मंदिरों को और मस्जिदों को बनाने के लिए जो आपका अलॉटमेंट होता है, उस अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया गया, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे रेवेन्यू जो है अभी तक अनुमान के आधार पर किया जाता था। अनुमान का मतलब है दैट मींस ये मान के चलिए यहाँ पर ये इसके अंतर्गत कितने पॉइंट हैं, आप बोलेंगे सर 10 हैं। ठीक है, और इस 10 के अनुमान के आधार पर आपका टैक्स का निर्धारण कर दिया जाता था। लेकिन यहां पर अलाउद्दीन खिलजी क्या कर रहा है? साइंटिफिक मेथड यूज कर रहा है। साइंटिफिक मेथड यूज करने के बाद ही टैक्स का निर्धारण कर रहा है, मतलब प्रॉपर मेजरमेंट्स। और मेजरमेंट्स करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक यूनिट चाहिए होगी, और यूनिट कौन सी होगी? यहां यूनिट जो है वो विस्वा देखने को मिलेगी। विस्वा मतलब आप समझ रहे हैं, दैट मींस जैसे आप मेजरमेंट्स करने के लिए सामान्यतः क्या करते हैं, जैसे आपके पास कोई टेप आज की डेट में आप यूज करते हैं, मेजरिंग टेप आप यूज करते हैं, उस जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था। उस जमाने में अनुमान के आधार पर ये व्यवस्थाएं होती थी। ठीक है, तो अनुमान के आधार पर टैक्स लगाया जाता था, और यहां पर अब ये यूज किया जा रहा है विस्वा, एंड विस्वा इज ए काइंड ऑफ द यूनिट दैट वाज यूज्ड बाय द अलाउद्दीन खिलजी। और मेजरमेंट्स करने के बाद क्या किया जा रहा है? लगान का निर्धारण किया जा रहा है, और दुगना लगान देना होगा, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं 1/3 की जगह 1/2 आपको देना होगा। आया नहीं आया समझ में? क्लियर है भाई? तो ये इस तरीके से हम देखेंगे, अनाज दोनों फॉर्म में लिया जाएगा, ये हम ऑलरेडी ही समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा क्या कर रहा है कि ही इज गोइंग टू अपॉइंट एन ऑफिसर्स फॉर द आउटस्टैंडिंग मनी फ्रॉम द हायर ऑफिशियल्स। मतलब हम ऐसा कहें कि जिसके पास जो है, जो टैक्स जिसका बकाया है, उस टैक्स को वसूलने के लिए क्या कर रहा है? अधिकारियों की अपॉइंटमेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि विजय माल्या का 9,000 करोड़ है, ठीक है, ये 5,000 करोड़ है, किसी का कुछ करोड़ है, तो इनको वसूली के लिए, इनकी वसूली के लिए एक अधिकारी की अपॉइंटमेंट कर रहा है, ताकि वो जो है वो उस पैसे की रिकवरी करे। जैसे बैंक के एजेंट होते हैं ना, आप वैसे आप समझ लीजिए कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट्स इनके द्वारा की जा रही है। और जिसको हम ऐसे कह सकते हैं दीवान मुस्तकराज, करेक्ट है? तो दीवान मुस्तकराज इज सम काइंड ऑफ द पीपल्स दैट इज गोइंग टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डेट पीपल्स, जो एनपीए आपका ना कन्वर्ट हो जाए, ऐसा हम कह सकते हैं। देखो, तो बेसिक इकोनॉमिक्स की यदि बात करें तो कितना बढ़िया काम इनके द्वारा किया जा रहा है, जो हम यहां पर देख सकते हैं। और ये बेसिक इकोनॉमिक्स के कई फंडे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के बीच में क्या है? गवर्नमेंट के बीच में आप मीडिएटर देखते हैं, और मीडिएटर के बाद क्या है? यहाँ फार्मर हम ऐसे समझ लेते हैं, या पीसेंट्स हमसे देख लेते हैं। तो मीडिएटर को खत्म कर दिया गया, सारे डायरेक्ट जो है वो फार्मर किससे कनेक्ट करेगा? वो गवर्नमेंट के साथ करेगा। तो एबॉलिश ऑफ द मिडिल मैन, करेक्ट है? जितने पाटिल हैं, जितने चौधरी हैं, जितने आपके मुकद्दम हैं, खुद हैं, इन सबको खत्म कर दिया गया। तो दिस पोस्ट इज एबॉलिश बाय द अलाउद्दीन खिलजी।
बोला डायरेक्ट सरकार से आप संपर्क करिए, ठीक है, क्योंकि बीच में जो लोग हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इतने सारे रिफॉर्म्स अभी हमने देख लिए हैं, इन रिफॉर्म्स के बारे में जानकारी मिलती है। दीज रिफॉर्म्स हैव बीन सक्सेसफुल, दैट मींस ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, और इसके संबंध में यदि कहा जाए तो कोई भी रिवॉल्ट देखने को नहीं मिलता है। एंड because of no informations related to rewards, we can say that कि भाई कि सुल्तान ने काम बहुत बढ़िया किया है, ठीक है। तो देखो, ऐसे आप समझ लीजिए कि जैसे आज की डेट में आप देखेंगे कि सरकार जो है जो भी काम कर रही है, और सरकार जो कुछ भी काम कर रही है उसका कनेक्शन आप देख सकते हैं कि रिवॉल्ट वगैरह या प्रतिरोध है, या वायलेशंस हैं, ये सब चीजें। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट होती है तो कभी कभी शांति होती है, और कभी कभी दूसरी गवर्नमेंट आती है तो ज्यादा हल्ला हल्ला होता है, ठीक है। आज की डेट में हिंदू ज्यादा खतरे में है, ठीक है, ऐसा ऐसा बताया जाता है, ठीक है। लेकिन अब आपको भी पता है, ठीक है, तो ये कहीं ना क्या है कि काम मत करो लेकिन काम की चर्चा जरूर करो, ऐसा ऐसा देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। मार्केट कंट्रोल सिस्टम हमने ऑलरेडी समझ लिया है। मार्केट कंट्रोल सिस्टम को हम देखते हैं तो यहां पर क्या है, ही वाज द फर्स्ट रूलर हु आल्सो कंट्रोल्ड मार्केट मूवमेंट्स टू मीट द स्टेट रिक्वायरमेंट। स्टेट की रिक्वायरमेंट क्या थी, मंगोल इन्वेजन से आपको बचना, और मंगोल इन्वेजन से बचना तो आपको आर्मी रखनी होगी, और आर्मी भी परमानेंट होनी चाहिए। परमानेंट आर्मी को आप सैलरी देंगे नहीं तो वो तो पकौड़ा तलेगा। तो लोगों को पकौड़ा तलने से बचाने के लिए वो अपने मार्केट कंट्रोल सिस्टम को इंप्लीमेंट करता है, और इस तरीके से ये देखने को मिलेगा। नए विभाग का गठन करेगा। दीवान रियासत, अभी देखा, दीवान रियासत इज नथिंग बट दैट मींस वाणिज्य मंत्रालय होगा। नए अधिकारियों की अपॉइंटमेंट करेगा। नए अधिकारी क्या होंगे, शाहनाई मंडी। ये मैं अभी आपको समझा चुका हूं, थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं, ठीक है। शाहनाई मंडी इज नथिंग बट दैट मींस ऑब्जर्वर या मार्क। यस, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। इनके बारे में इकोनॉमिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जो है वो ह्यूमनिज्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो चीजें अलग छोड़ दी जाए तो हर व्यक्ति में क्या होते हैं, कुछ प्रॉज एंड नॉज होते हैं, वी कैन सी दैट, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको देखने को मिलेंगे। और शाहनाई मंडी, दैट मीन्स द कंट्रोलर, वी कैन से दैट सुपरिटेंडेंट ऑफ द मंडी, बाजार का एक सुपरिटेंडेंट होगा। वरीद कौन होगा, वरीद मतलब इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, ठीक है, ये क्या होगा। और वरीद के लिए सहायक होंगे मुनिहान। मुनिहान सीक्रेट एजेंट होते हैं सुल्तान के, यही बताते हैं कि कौन भैया लेट आया, कौन जल्दी आ गया, किसने 100 ग्राम कम कर दिया, किसी ने क्या गड़बड़ कर दी। इसके बाद परवाना नवीस, दैट इज द पर्सन हु इज गिविंग द परमिट, परमिट देने वाला अधिकारी। परमिट दोगे तभी तो आप क्या कर पाओगे, अपनी दुकान चला पाओगे, या वो चीज को जो है जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम देखते हैं। मार्केट कंट्रोल सिस्टम में बाजार को डिवाइड कर दिया। ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, मंडी बाजार दैट मींस अनाज के लिए हो जाएगा। सराय ए अदल इज ए काइंड ऑफ द मार्केट दैट इज द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है, जो विनिर्मित वस्तु होंगी उनको ये यहां पर बनाएंगे। इसके अलावा स्लेव मार्केट होगा, मतलब स्लेव मार्केट में घोड़े, मवेशी, ठीक है, स्लेव इनको बेचा जाता है। सुल्तान ने प्रत्येक वस्तु का मूल्य निर्धारित कर दिया। भाई कोई भी चीज जो है उसकी वैल्यू जो है वो 10 रुपए है, ठीक है, और या इसी से इतना ही आपको बेचना है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें लगाओ कि भैया कि ये पानी की बोतल ठंडी है तो क्या होगा, इसके लिए 2 रुपए और देना पड़ेंगे, तो वो फ्रीजर के चार्ज ले लेते हैं कई शॉपकीपर्स हैं। तो वहां से हम देखेंगे तो ना तो व्यापारी को क्या है अधिक मूल्य और ना ही कम वजन दे सकते थे, और यदि किसी ने ऐसा किया तो हम देखेंगे, सॉरी, तो हम देखेंगे कि वो जो है उसको पनिशमेंट भी कड़क दिया जाएगा, और पनिशमेंट जो है वो बहुत ज्यादा खास होता है, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ द हार्ड पनिशमेंट इन केस ऑफ द वायलेशंस, यदि किसी ने उल्लंघन किया तो हम देखेंगे कि इसका वायलेशन ज्यादा होगा। जैसे अभी देखिए, मास्क लगाइए और घर से निकलिए, ऐसा कुछ बोला जाता है। मास्क का 100 रुपए का जुर्माना था, पब्लिक नहीं मान रही, जनता नहीं मान रही, तो उसको 1000 रुपए कर दिया गया, ठीक है, और 1000 रुपए कर दिया गया। अरे राकेश जी, पेट्रोल ठीक है, पेट्रोल तो वही चल रहा है अभी, आजकल डेट में चुनाव है ना, तो पेट्रोल की जो वैल्यू है वो आपकी थोड़ी सी स्थिर है, ठीक है, बाकी आपको पता ही है, ठीक है। इसके अलावा द ट्रेडर्स कुड नॉट कीप मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जितनी लिमिट हमने बोली है, आप 10 ग्राम 100 ग्राम अपने यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। आप
100 ग्राम तो नहीं रखा जाएगा, 100 किलो अपने यहाँ रख सकते हैं तो उतना ही आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि व्यापारी जो है उसकी एक लिमिट निश्चित कर दी गई, उस लिमिट से ज़्यादा आप अपना जो सामान है, जो गुड्स हैं, उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके पॉलिटिकल आइडियलशिप्स की बात, मतलब राजनीतिक आदर्श। और राजनीतिक आदर्श में हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि द खिलजीज इज द रूलर्स, दे वांट टू सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम द रिलीजन्स। ठीक है, नेवर लेट पॉलिटिक्स बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजन्स। पॉलिटिक्स को हमेशा जो है वो रिलीजन से इन्होंने सेपरेट ही रखा है। सेपरेट का मतलब है अलग अलग रखना। ठीक है, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स के साथ साथ रिलीजन पैरेलली चलता है, ये आप सभी लोगों को पता है। आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दिस इज द वेरी गुड थिंग्स वी कैन से दैट कि आज की डेट में हम देखेंगे नारे लगाए जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पेट्रोल जीएसटी में आ जाएगा, राकेश जी बिल्कुल नहीं आ पाएगा। कल मैं लोग राज्यसभा की जो है वो कार्रवाई देख रहा था, उसमें हमारे श्री श्री 1008 सुशील मोदी जी का स्टेटमेंट आया है कि 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है, जो पेट्रोल दिया जा रहा है वो आपके विकास के लिए दिया जा रहा है, और वो जीएसटी में लाने के लिए उन्होंने बोल दिया कि हाँ जुमला है, बिल्कुल ये सही बोला आपने। तो 8 से 10 साल लग जाएंगे, ऐसा ऐसा उन्होंने बोला। तो जो उम्मीद लग रही थी कि पेट्रोल कम हो जाएगा, मैंने वो काफी दिनों से पेट्रोल नहीं भरवाया था। ठीक है, मैंने सोचा था कि कम हो जाएगा, भरवाऊंगा, लेकिन अब मुझे भरवाना ही पड़ेगा। गाड़ी तो चलानी पड़ेगी। खलीफा की सत्ता को स्वीकार किया किंतु प्रशासन में उसके हस्तक्षेप को एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि हमने देखा था ऐबक है ना, ऐबक जो है वो आपका रिकॉग्नाइजेशन लेटर नहीं लेता है। इसके बाद इल्तुतमिश को हमने देखा था। इल्तुतमिश इस कह सकते हैं, वो कहता है अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बताता है, किसका? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द खलीफा, है ना। इसके बाद हम देखेंगे बलबन। बलबन क्या बोलता है? जिल्ले इलाही, है ना। वो भी कहीं ना कहीं खलीफा से जो है वो अच्छे संबंध बनाकर चलते हैं। ये खलीफा को एक्सेप्ट तो करते हैं, बोला हाँ ठीक हो खलीफा हो, बट हमको पॉलिटिक्स में आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा तो कंसेप्ट ही है कि हम रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट रखेंगे। करेक्ट है। इसके अलावा हम देखेंगे कि बलबन क्या बोल रहा था। बलबन ने तो बोला था कि बलबन की उच्च जाति वाली नीति, दैट मींस द बलबन क्या बोल रहा था कि वही व्यक्ति जो है प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में लिया जाएगा जो हायर स्टेटस से होगा या हायर सोसाइटी से रिलेटेड होगा, जिसकी जो वर्ण सिस्टम या जिसका कह सकते हैं कि समाज में उच्च स्थान होगा, है ना, रॉयल फैमिली से होगा। हाई कास्ट पॉलिसीज को जो है, बलबन की हाई कास्ट पॉलिसीज को इसने डिनाई कर दिया, बोला नो, ठीक है, काबिल व्यक्ति होगा, योग्य व्यक्ति होगा तो वही जो है वो आ पाएगा। ऐसा नहीं है कि उसका वर्ण जो है हाई हो, वही हो। ठीक है, तो ये उनकी पॉलिसीज है। ही इज गोइंग टू प्रेफर इज काइंड ऑफ द क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करेंगे, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन पर फोकस करेंगे। यदि योग्य व्यक्ति है तो उसे सत्ता मिल जाएगी, पद मिल जाएगा, हम ऐसे कह सकते हैं। ही बिलीव इन द ऑटोक्रेटिक, दैट मींस ऑटोक्रेटिक मोनार्की, मतलब हम कह सकते हैं कि जनता को थोड़ा सा क्या है, निरंकुश रखेगा और राजतंत्र में विश्वास करेगा। इस तरीके से उसकी हम बात समझ सकते हैं। जनता को क्या करना है कि थोड़ा सा डरा कर धमका कर रखना है। ठीक है, ह्यूमनिज्म्स को फॉलो नहीं करना, रूल्स स्ट्रिक्ट करने हैं। रूल्स स्ट्रिक्ट करेंगे तभी जाकर क्या हो रहा है कि वो हमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यस, अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा पहला रूलर होता है, ही वांटेड टू नो द रीजंस ऑफ द रिवॉल्ट। रीजंस ऑफ रिवॉल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। ठीक है, और रीजंस ऑफ रिवॉल्ट फाइंड आउट करने के लिए वो क्या करेगा, वो लोगों को बोलेगा, मतलब जो उनके दरबारी हैं उनको बोलेगा, मतलब एक डिपार्टमेंट बनाएगा, और डिपार्टमेंट का नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो। नाम तो सुना ही होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो या रॉ, है ना। और ये रॉ के एजेंट क्या करेंगे, ये जो है वो जाएंगे और जनता और पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे कि 15 लाख रुपए आए या नहीं आए। ठीक है, दे वांट टू नो द रीजंस ऑफ द रिवॉल्ट्स। ठीक है, एंड दीज पीपल्स का मतलब है द एजेंट ऑफ रॉ। इसका मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी रिवॉल्ट के रीजंस को जानने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाता है, और डिपार्टमेंट को हम कह सकते हैं खुफिया विभाग। और खुफिया विभाग रॉ या इंटेलिजेंस, रॉ या आईबी के लोग जो हैं वो जनता के बीच में जाएंगे, एंड दे वांट टू इन्वेस्टिगेट। वो क्या करेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, और इन्वेस्टिगेशंस के बाद वो क्या करता है, कुछ ऑर्डर पास करता है, और उन ऑर्डर की चर्चा हम अब करने वाले हैं।
क्या होता है थोड़ा सा ऐसा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हमने देखा है कि मैंने आपको क्या बताया कि इसके जो रूल्स हैं, रूल्स का मतलब है दैट इज वेरी हार्ड। हार्ड का मतलब क्या है भाई? हार्ड का मतलब है बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत ज्यादा पनिशमेंट दिया जा रहा है। 100 ग्राम यदि आपने जलेबी कम तोली तो आपके शरीर का 100 ग्राम मीट जो है वो निकाल लिया जाएगा, मांस निकाल लिया जाएगा। ऐसा ऐसा हमने देखा था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा समझ लीजिए कि बीकानेर वाले ने क्या किया कि 100 ग्राम जो है थोड़ा बहुत गड़बड़ किया, और बीकानेर वाले ने जब ऐसा किया तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बीकानेर वाला जो है आज बहुत ज्यादा दुखी है। ठीक है, और दुखी है तो ये क्या करेगा? वो जाएगा कहां पर? बार में। बार में क्या होता है भैया? वो बार में जब जाएगा तो वहां पर क्या करेगा? उसका इंतजार कर रहा होगा। ये आप समझ गए होंगे भाई मैं क्या बात करने वाला हूं। दैट मीन्स ठीक है, एक बड़े बियर का जार आपने ले लिया है, ठीक है, ड्रॉट बियर, वी कैन सी दैट। और इस बियर को जब आप अंदर लेकर चले गए तो क्या होगा? बातें जो हैं वो बाहर आ जाएंगी। बातें मतलब जो आपके दिल की बातें हैं, ठीक है, दिल की बातें बाहर आ जाएंगी। ये दिल थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो दिल की बातें बाहर आएंगी, और इन बातों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो प्रताड़ित है। 100 ग्राम मांस जो है इसका निकाल लिया गया था। क्यों निकाल लिया गया था? जब हम देखते हैं कि जब वरीद ने एक रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में बताया गया कि इस व्यक्ति ने 100 ग्राम गड़बड़ किया है, तो सुल्तान ने उसका 100 ग्राम शरीर का मांस निकाल लिया। सुल्तान के सामने जब बोला गया तो बोला कि तुम्हारे शरीर का, हमने तो बोला था, बीकानेर वाला बोल रहा है कि सर जो है हमारे पैर का निकाल लो, कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन उन्होंने हमारे हाथ का जो है वो 100 ग्राम मांस निकाल लिया। अब लोग पूछते हैं कि बेइज्जती हो गई, सीधी सी बात है। लोग पूछते हैं तुम्हारी उंगली कहाँ चली गई, या तुम्हारा जो 100 ग्राम मांस जो है वो कहाँ से निकाला है, ऐसा ऐसा ऐसी बातें हो रही। और मैंने आपको क्या बताया कि जब अंदर जाएगी ये सोमरस तो आपकी बातें आ जाएंगी बाहर, करेक्ट है। और जब ये बातें बाहर आ जाएंगी तो ये बातें जब आप बोल रहे हो, क्योंकि जैसे ही आपने अंदर गटका वैसे ही सारी बातें, दिल की बातें निकल कर रह जाती हैं, और आप क्या करोगे? क्रिटिसाइज करोगे। किसको? सुल्तान को। और सुल्तान को क्रिटिसाइज करने के साथ साथ यू आर गोइंग टूवर्ड द रिवॉल्ट, आप रिवॉल्ट की योजना बनाओगे। और बगल में बैठा है कौन? बगल में बैठा है हल्दीराम वाला। हल्दीराम वाला भी ऐसा ही कुछ काम कर रहा है। मतलब हल्दीराम वाले का आज 200 ग्राम मांस निकाला है, ठीक है। एंड दीज टू पीपल्स, देन दीज, ये जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? आपस में फिर क्या करेंगे? मिल जाएंगे। क्योंकि जब सोमरस अंदर जाएगा तो हल्दीराम वाला हो, बीकानेर वाला हो, या भुजिया वाला हो, या पानीपुरी वाला हो, सबका क्या है? दैट मीन्स फीलिंग्स बाहर आएगी। और सबकी फीलिंग्स जब बाहर आएगी तो यहां हम देखते हैं कि ये लोग रिवॉल्ट की योजना बनाते हैं, ठीक है। लेकिन होता यह है कि अगले दिन का मतलब नेक्स्ट डे, भाई जैसे ही आपका नशा खत्म वैसे ही क्या होता है? आपकी जो योजना है वो खत्म हो जाएगी। मतलब जो चिल्ला रहे थे कि हम रिवॉल्ट करेंगे, हम जो विद्रोह करेंगे, ये विद्रोह जो है वो हो नहीं पाता, क्योंकि नेक्स्ट डे है, आपका पूरा का पूरा नशा जो है उतर जाता है। फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा ये तो खूंखार आदमी है, ठीक है। अरे मैंने पता नहीं क्या गलती से कुछ बोल तो नहीं दिया था कल रात में। तो बीकानेर वाला, भुजिया वाला जो है, या कह सकते हैं आपका हल्दीराम वाला है, ये लोग क्या करते हैं? फिर यहां पर हम देखेंगे कि मतलब वो अपने अपने रिवॉल्ट से बाहर आ जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि वो रिवॉल्ट नहीं करते। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया? बीकानेर वाले ने और हल्दीराम वाले ने बोला कि तुम जो है, तुम भी रिवॉल्ट करना चाहते हो, तुम भी रिवॉल्ट करना चाहते हो, लेकिन तुम दोनों जो है रिवॉल्ट नहीं कर पा रहे हो। और एक काम करते हैं कि हम एक रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशंस का मतलब क्या है? रिलेशन का मतलब है शादी विवाह। तब तो जो है आप रिवॉल्ट के लिए तैयार हो जाओगे, तब आप भी रिवॉल्ट के लिए तैयार हो जाओगे। ओवरऑल हम ऐसा कहें कि रिलेशंस के बनने के बाद ये जो रिवॉल्ट का जो सिनारियो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई बात नहीं, यदि नहीं आई है, कहानी थोड़ी लंबी हो गई है, तो यहां पर क्या है कि जो इंटेलिजेंस, जो रीजंस हैं, वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बनाएगा। और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ये रीजन फाइंड आउट करके आएगा कि लोग क्या करते हैं। सबसे पहले तो अंदर लेते हैं सोमरस, और सोमरस जैसे ही अंदर लिया तो लोगों की फीलिंग्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगी। और जब लोगों की फीलिंग्स बाहर आती हैं तो रिवॉल्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो एक काम करो,
क्या करना चाहिए, बोला इस वाइन पर जो है आग लगा देनी चाहिए, इस वाइन को प्रतिबंधित कर दो। ओके साहब, ठीक है, वाइन को प्रतिबंधित कर दिया जाता हो। तो ये कहानी है इस तरीके से, ठीक है। तो इन्होंने रीजन ऑफ रिवॉल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश की और इसीलिए इन्होंने आईबी या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बनाया, करेक्ट है। इसके अलावा इन्होंने लोगों के अल्कोहल पीने पर प्रतिबंध लगा दिया, बोला कोई भी जो है नशा नहीं किया जाएगा। हाँ नशे में था बिल्कुल सही कहे राकेश जी आपने, ठीक है। तो ये आपका जो अल्कोहल पीने पर जो प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, वी कैन से दैट कि पूरा लिकर जो है वो बैन कर दिया जाएगा, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जितने लोग जो हैं, मतलब जो हल्दीराम वाले बैठे थे, जो आपका बीकानेर वाला बैठा था, या पानीपुरी वाला या भुजिया वाला, जितने भी बैठे थे, इन सब की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। मतलब जो पैसा है वो, देखो सीधी सी बात है, रिवॉल्ट है, पैसा है, तभी तो आप क्या करने वाले हैं, रिवॉल्ट करने वाले हैं। तो इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, करेक्ट है। जो भी अमीर वर्ग है जो रिवॉल्ट करने की सोच रहे हैं, और ये सब किसके द्वारा बताया जा रहा है, ये जासूसी विभाग के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति जो है रिलेशंस नहीं बना सकता है। रिलेशंस का मतलब है मैरिज रिलेशंस। सरकार से पूछो, सरकार ने यदि परमिशन दे दी, यदि अलाउद्दीन खिलजी ने परमिशन दे दी, तब जाकर बीकानेर वाला हल्दीराम वाले के साथ वैवाहिक रिलेशंस बना सकता है। तो सोशल गैदरिंग दैट इज ऑल्सो दैट मीन्स प्रोहिबिटेड, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो आप समझ रहे हैं, ही इज गोइंग टू ऑर्डर द बेसिकली दीज काइंड ऑफ द ऑर्डर्स, ठीक है। अल्कोहल प्रतिबंधित, पैसा सबका ले लिया जाएगा, सोशल गैदरिंग, वैसे भी आप देखेंगे कोरोना के चक्कर में वापस ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए 4 आपके बिल, 4 आपके ऑर्डर्स, 4 ऑर्डिनेंस वो लेकर आता है, आदेश देता है। पहला क्या है, पहला जो है वो ये है कि उनकी जो है जानकारी इकट्ठा करने के लिए ऑर्गेनाइज इंटेलिजेंस सिस्टम टू नो द सीक्रेट एक्टिविटीज ऑफ द नोबल। जो लोग विद्रोह करने वाले हैं, उन विद्रोह को के बारे में जानने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना करता है, ठीक है साहब। पहली बात तो ये कि ये हो गया। दूसरा हम देखेंगे पब्लिक सेल ऑफ द ड्रग्स एंड द अल्कोहल वाज टोटली स्टॉप्ड, मतलब प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। शराब, ना कि शराब, नशा, जितनी भी चीजें हैं उन सबको बेसिकली बंद करवा दिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि यदि ये सारी चीजें मार्केट में आ जाती हैं तो लोग जो है वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, और भावना बाहर आकर जो है वो किसी और चीज में परिवर्तित हो जाती है। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर ड्रग का मतलब क्या है, ड्रग का मतलब है नशीले पदार्थ, है ना, और जो यूज किए जाते हैं, जैसे अफीम यूज किए जाते हैं। जैसे अभी भांग की चर्चा थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगी। होली कब है, दैट मीन्स वो आप यूज कर सकते हैं वहां पर। इसके अलावा दैट मीन्स उनकी प्रॉपर्टी जो है उसको क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। और ये वाला हम देखेंगे, द सोशल गैदरिंग एंड द फेस्टिविटीज विदाउट द परमिशन ऑफ द सुल्तान वाज प्रोहिबिटेड, मतलब हम कह सकते हैं सुल्तान की परमिशन के बिना कोई भी उत्सव नहीं मनाया जाएगा। सिमिलर लाइक द सेम कंसेप्ट दैट इज द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोविड पेंडेमिक, मतलब जो अभी हम देख रहे हैं कि बिना सरकार की परमिशन के 50 लोग शादी में नहीं बुलाए जा सकते। एक मैसेज में पढ़ रहा था कि अब केवल 50 लोग ही शादी में आएंगे, मतलब 50 लोगों में भी कंपटीशन हो गया भाई, शादी में बुलाए जाने में हम आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। ऐसा हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये सारे के सारे 4 ऑर्डर कौन पास कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये है क्वालिटी ऑफ द सुल्तान, और ये फर्स्ट टाइम इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कोई समस्या हो तो बताइए इसमें, एनी डाउट टिल नाउ, कोई समस्या हो तो बताइए इसमें। और अलाउद्दीन खिलजी का ये कंसेप्ट है, और अलाउद्दीन खिलजी कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर में भी इंटरेस्ट लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट कहाँ से लेते हैं, वो है आपके अमीर खुसरो इनके दरबार में ही होते हैं। ये आपने मूवी देखी होगी तो अमीर खुसरो का रोल भी उसमें देखने को मिलता है। आमिर हसन, ऑल दीज आर द दैट मीन पोएट्स दैट इज रिलेटेड टू द कोर्ट। इसके अलावा ही बिल्ड द फेमस गेटवे नोन एज द अलाई दरवाजा, और अलाई दरवाजा इज नथिंग बट दैट इज द गेटवे ऑफ द कुतुब मीनार ड्यूरिंग द व्हेन यू आर गोइंग टू एंटर इन द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। जो कुतुब मीनार में मेहरौली वाला कॉम्प्लेक्स है, उसका जो गेट है उसे अलाई दरवाजा कहा जाता है।
तो ये तो नाम से ही समझ में आ जाएगा। इसके अलावा ही इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू दिल्ली एंड दिस न्यू दिल्ली इज कॉल्ड द सीरी। देखो जो दिल्ली आज की डेट में देखने को मिलती है एनसीआर, एनसीआर आप देखेंगे क्या गाजियाबाद से मिलकर बना है, गुड़गांव से देखने को मिला है, नोएडा से मिलकर बना है। वैसे ही ये पहले जो दिल्ली हुआ करती थी उसमें बहुत सारी चीजें शामिल थी, तुगलकाबाद हो जाएगा, सीरी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरीके से मिलकर बनती है। ये है वर्तमान दिल्ली। और ये दिल्ली के आजकल पर काट लिए जा रहे हैं, आपको पता ही होगा, बिल तो आ ही चुका है, ठीक है। तो ये कहानी इस तरीके से होती है। और मूल्यांकन की यदि हम बात करें, नो डाउट जो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है वो आतंक, टेररिज्म्स और लूट से रिलेटेड है, ठीक है। तो विश्वासघात कह लीजिए, क्योंकि इन्होंने अपनी जो सत्ता है वो विश्वासघात से ही प्राप्त की थी। दूसरा हम कह सकते हैं टेररिज्म्स, खौफ बना दिया है, जैसे ही किसी ने कहा मित्रों, लोग भागना शुरू कर देते हैं इधर उधर, ठीक है। लूट मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर हम देखेंगे कि थोड़ा सा ये लूट वाला हिसाब किताब देखने को मिलेगा। मतलब देवगिरी को कितनी बार लूटा ये आपको भी पता है, ठीक है। तो थ्री वर्ड समराइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अलाउद्दीन खिलजीज। अलाउद्दीन खिलजी को बताने के लिए 3 शब्द बहुत पर्याप्त हैं। और 20 साल में उसने क्या किया, ये सब किया, ठीक है। लेकिन नो डाउट कि उसका जो टाइम पीरियड है उस समय हम देखते हैं कि ये पहला मुगल सम्राट है, पहला मुस्लिम सम्राट, फर्स्ट मुस्लिम रूलर्स, ठीक है, जिसने अपना अधिकार क्षेत्र जो है वो बढ़ाया फ्रॉम हिमालय टू कन्याकुमारी। याद करो, हम देखिए, हम ऊपर से लेकर नीचे तक अपना शासन कर रहे हैं, ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये है इनडायरेक्ट हो जाएगा। और यहां पर हमने देखा था लास्ट में हमने हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या से लड़ाई की थी, याद करो, ठीक है। दैट मींस जो पांड्या ब्रदर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो दीज आर द पीपल्स, ठीक है, दीज आर द रूलर्स, ठीक है, जो अपना इस तरीके से कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, ठीक है। और मलिक काफूर को मत भूल जाना। His governance system provides such a foundation of which the upcoming Muslim rulers build buildings on their governance in India. और इन्हीं सब की वजह से ही हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत जो है वो आने वाले शासकों के लिए एक फाउंडेशन के तौर पर काम करती है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर इस तरीके से समझेंगे, ये कहानी इस तरीके से आती है। अब थोड़ा सा ये देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसके बेटे आते हैं और बेटे का नाम है शियाबुद्दीन उमर, दैट इज द सन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। और शियाबुद्दीन उमर जो है वो सत्ता में आने की कोशिश करता है और इसको सपोर्ट मिलता है मलिक काफूर। लेकिन यहां पर एक और व्यक्ति है जिसका नाम है मुबारक शाह जो है वो भी इनका बेटा होता है और ये भी सत्ता में आना चाहता है। लेकिन जहां पर मलिक काफूर की तलवार चलेगी वहां पर क्या है, वो व्यक्ति को सपोर्ट मिल जाएगा। और शियाबुद्दीन उमर जो है उसको सपोर्ट करते हैं मलिक काफूर, और इनको थोड़ा सा जेल वेल में डाल दिया जाता है, ये कहानी देखने को मिलती है। लेकिन जेल में रहने के दौरान मुबारक शाह जो है वो क्या करते हैं, मलिक काफूर की हत्या करवा देते हैं। दैट मीन्स, ठीक है, उसको मरवा देते हैं और बाद में जाकर अपने भाई को भी मरवा देंगे। भाई का नाम है शियाबुद्दीन उमर। तो सत्ता में कुछ दिनों के लिए क्या रहेंगे, पहले शियाबुद्दीन उमर आएंगे और कुछ उस समय के बाद मुबारक शाह आएंगे। तो ये थोड़ी सी कहानी इस तरीके से होने देखने को मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है शियाबुद्दीन उमर की जो मदर होती हैं उनके साथ जो है मलिक काफूर जो है वो शादी कर लेता है और ऐसी कहानी देखने को मिलती है। तो वी कैन से दैट कि दिस इज द स्टोरी ऑफ द पावर, ठीक है। जिसके हाथ में तलवार है, जिसके हाथ में तलवार है, वही क्या करेगा, सत्ता को छीन लेगा। और सत्ता को छीन लेने के बाद इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो इसके बाद मुबारक शाह आते हैं। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। 6 वर्ष का शियाबुद्दीन उमर है, उसका संरक्षक बन गया। इसके बाद उसकी मदर से शादी कर लिया। इसमें कुछ खास है नहीं है जो हम बताने लायक है, ठीक है। और ये मैं आपको ऑलरेडी इसमें दे चुका हूं। इसमें कोई दिक्कत हो तो मेरे को पूछ लीजिएगा, है ना। और मलिक काफूर को कैद कर लिया जाता है, मलिक काफूर को मार दिया जाता है और मलिक काफूर इस तरीके से होता है, ठीक है। ये हम देख चुके हैं, इसमें कुछ खास होना नहीं चाहिए। मलिक काफूर की हत्या के बाद मुबारक शाह जो है वो रीजेंट बन जाता है। इसके बाद अपने ब्रदर को क्या कर देता है, ब्लाइंड कर देता है और ब्लाइंड करने के बाद वो सत्ता में वापस आ जाता है। तो ये थोड़ी सी मुबारक शाह की कहानी है। मुबारक शाह का ये पॉइंट जरूर याद रख लेना कि मुबारक शाह अपने को ही क्या कर देता है, खलीफा घोषित कर लेता है। अपुनिच भगवान है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हमको लगता है कि हम ही भगवान है, ऐसा आपने डायलॉग सुना होगा। तो ये वो चीज है, ठीक है। अभी तक क्या कर रहे थे, खलीफा से सारे के सारे क्या कर रहे थे, वो एक परमिट ले रहे थे। और ये परमिट क्या था, एक अधिकार पत्र हम ऐसे कह सकते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ द परमिट्स, ठीक है, दैट वाज इशू बाय द, जैसे आप आरटीओ जाते हैं, आरटीओ से क्या जाते हैं आप, परमिट
एक्सेप्ट करते हैं ना कि नहीं करता। जैसे मान के चलिए कि आपको गाड़ी चलानी आती है, लेकिन आपको ड्राइविंग लाइसेंस कौन देता है? आरटीओ देता है। अब ये क्या है, यहाँ ने इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर मुबारक शाह ने ये बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम ही खुद आरटीओ हैं, ऐसा समझ लीजिए, हम ही खुद खलीफा हैं, हमें कोई भी परमिशन या कोई भी रिकॉग्नाइजेशन लेटर की आवश्यकता नहीं है, हम ही खुद खलीफा हैं और खलीफा अपने आप को ही इन्होंने घोषित कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा देख सकते हैं। नासिरुद्दीन खुसरो खान, नासिरुद्दीन खुसरो, दैट मीन्स ये जो है हिंदू रानी से उत्पन्न आपके शासक होंगे। और ये वैसे ही समझ लीजिए, याद करिए कमला गमला वाली कहानी, देवल देवी की कहानी, ये वहां से कनेक्शन आप जोड़कर समझ सकते हैं। ठीक है, एंड ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, और खिलजी डायनेस्टीज को खत्म करने वाला व्यक्ति है, नाम है गाजी मलिक। सॉरी। तो गाजी मलिक जो है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। गाजी मलिक याद करिए, मैंने आपको अभी बताया था कि ये कोतवाल के पोस्ट पर हुआ करते हैं, और ये कोतवाल के पोस्ट पर हैं, एंड ही इज ट्राई टू मैनेज द फ्रंटियर फोर्ट ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी टू सेव द कंट्रीज फ्रॉम द मंगोल्स। मंगोल के आक्रमण हो रहे हैं, और मंगोल के आक्रमण से बचाने के लिए वो कोतवाल अपॉइंट किए जाते हैं गाजी मलिक। तो ये गाजी मलिक इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे। एंड ही वॉज कंसिडर्ड द लास्ट रूलर नासिरुद्दीन खुसरो खान, एंड ही वॉज किल्ड बाय द गाजी मलिक, एंड फाइनली गाजी मलिक आएंगे, और गाजी मलिक इस तरीके से हम देखते हैं। तो देखिए कुछ रूलर्स हैं, रूलर्स के नाम यहाँ पर देख लीजिए। हमने ऐबक को देखा, आराम शाह को हमने आराम के साथ निकाल दिया, इल्तुतमिश, फिर रजिया, सॉरी रुकनुद्दीन, रजिया, इसके बाद हमने बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, गियासुद्दीन बलबन, ये सब देखे थे। कैकुबाद देखे, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शियाबुद्दीन उमर, है ना, मुबारक शाह, और उसके बाद खुसरो खान। ये इस तरीके से हमने यहाँ देख लिया है। और इसके बाद कहानी शुरू होती है कहाँ की ओर? इसके बाद कहानी शुरू होती है वो है आपका तुगलक वंश। करेक्ट है, और तुगलक वंश को हम कल नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। ठीक है, आज की सभा को मैं थोड़ा जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कुछ कारण है इसकी वजह से। तो ये तुगलक वंश हम कल इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशंस। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली वी विल मीट इन द संडे एज वेल, हम संडे के दिन भी मिलने वाले हैं। ठीक है, ऑल राइट्स, आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। कोई समस्या होगी तो हम डाउट ले लेंगे, और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ऑल राइट, थैंक यू फॉर योर अटेंशंस, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशंस। ठीक है, एंड हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।